Hello students, this is our part 2 of chemical reactions and equations. हमने फर्स्ट पार्ट में केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे उनमें चेंजेस होते हैं, किनको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं और वो कैसे हो रही हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। उनके साइंस पढ़े थे कि वो कौन कौन से ऐसे साइन हैं जो इंडिकेट करते हैं कि किसी जगह पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था इक्वेशन को लिखते कैसे हैं। जैसे हमने मीथेन प्लस ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनते हुए देखा था, उसको लिखने का तरीका कैसा है ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने केमिकल इक्वेशन, फिर हमने ये देखा था कि लेफ़्ट साइड में किन रिएक्टेंट्स को लिखते हैं और एरो के राइट साइड में प्रोडक्ट्स को कैसे लिखा जाता है और क्यों लिखा जाता है। फिर हमने कैरेक्टर्स देखे थे कि एक केमिकल इक्वेशन को प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स होने चाहिए जो उसको प्रेजेंट करते हो। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को कैसा लिखा जाए, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। फेसेस देखे थे, एक केमिकल इक्वेशन में क्या क्या फेसेस आते हैं एक किसी भी केमिकल के ऊपर, जैसे सॉलिड फेस, लिक्विड फेस एंड गैसियस फेस। इसमें हमने वाटर का एग्जांपल, H2O का एग्जांपल लेके बताया था कि केमिकल इक्वेशंस में कौन कौन से फेसेस आते हैं। फिर इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका हमने समझाया था। ठीक है, बैलेंसिंग हमने बहुत अच्छे से समझ ली थी। इसमें आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें आप पीछे आपके 4 से 5 इक्वेशंस दिए हुए हैं, उनको आप सॉल्व करें, उसकी बैलेंसिंग करें तो आपको चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। जैसे हमने यहाँ पे Fe प्लस H2O को Fe3O4 प्लस H2 बनते हुए देखा था, जिसमें हमने इस इक्वेशन को बैलेंस किया था। ओके, आप इसके पहले वीडियो में देख सकते हैं, उसमें हमने समझाया है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि रियल लाइफ में एक्चुअल में होता क्या है। जैसे यहाँ पे 2Na प्लस Cl2 है और आगे 2NaCl बना है, तो ये आफ्टर प्रोडक्ट बनने के बाद एक दूसरे से जुड़ कैसे जाते हैं, ये इस तरीके से ये जुड़ जाते हैं नेक्स्ट जाके। ओके, ना इसके बाद हम देखेंगे कि अब हमने क्वेश्चंस भी कंप्लीट किए थे। ठीक है, नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, इसमें हम 4 से 5 टाइप की रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि कैसे चीज़ कंबाइन हो जाती है एक दूसरे से, हम देख रहे हैं यहाँ पे कैसे A प्लस बी मिलके AB बन गया है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम देखेंगे AB इज इक्वल्स टू A प्लस बी हो गया है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं जिनको हमने अलग अलग कैटेगराइज किया है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि किसी सिर्फ एक चीज़ का डिस्प्लेस होना, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट दो चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट होना। ये हम बहुत अच्छे से देखेंगे अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तब। फिर हम देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ओके, तो आगे चलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अकर व्हेन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन और मोर प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम देखते हैं कि कैसे दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे हम पहला एग्जांपल देखें, CaO प्लस H2O, ये दोनों ही अलग अलग क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, कार्बन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, ये दोनों ही क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। ये दोनों जाके आफ्टर रिएक्शन केमिकल चेंज होने के बाद ये दोनों कंबाइन हो गए, CaOH होल ट्वाइस बन गए। सेकेंड एग्जांपल हम देखें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन दो अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं। आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर केमिकल चेंज ये दोनों मिक्स होके CO2 बन गए। ओके, सो दे आर जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस विच इन्वॉल्व इवोल्यूशन ऑफ हीट ड्यूरिंग रिएक्शन। ये जितनी भी रिएक्शंस होती हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो किसी चीज़ को बाहर की तरफ निकाले। जैसे अगर किसी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है ना, यानी कि हीट निकलती है। जैसे हमने कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो ज़रूर उसमें जब रिएक्शन हुई होगी तो वहाँ से हीट जनरेट हुई होगी। इस रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे ही एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बट एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, हीट इवोल्यूट हो रही है, यानी कि बाहर की तरफ निकल रही है ना। ठीक है, तो अब इसमें देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कोई भी दो रिएक्टेंट क्या करते हैं, एक दूसरे से जाके मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कोई दो अगर हमारे पास रिएक्टेंट हैं, वो दोनों आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर द चेंज एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो कुछ एग्जांपल ऐसे देखें हम, जैसे 2Na यानी कि सोडियम प्लस क्लोरीन। सोडियम
हमने यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन ली है कि हमको अच्छे से समझ में आए कि चीज़ों में होता क्या है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम केमिकल चेंज का नाम नहीं दे सकते। हमारी रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है। सो हमने यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी है। सोडियम, उसके 2 एटम है, प्लस क्लोरीन, क्लोरीन भी कंबाइंड फॉर्म में है, ओके। सो 2NaCl बन रहा है। कैसे बन रहा है, Na और 2Cl2, ओके सॉरी 2Na एंड Cl2 कंबाइन हो रहे हैं NaCl एंड NaCl में। तो ये कितने हो गए NaCl, हमारे पास 2 मोल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ Na एंड 1 मोल ऑफ Cl2। आप कैसे बोल सकते हो, कितना आपके पास अमाउंट है, 2 मोल ऑफ Na एंड 1 मोल ऑफ Cl2। बोलने का तरीका क्या हुआ, Na सिंगल है जिसके 2 मोल है, बट Cl2 जो है वो कंबाइंड फॉर्म में एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। मॉलिक्यूल है वो सिर्फ 1 मोल है, Cl2 1 मोल है, ठीक। तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ Na है एंड 1 मोल ऑफ Cl2 है, जो कंबाइंड फॉर्म में मिलके क्या बन रहा है, 2 मोल ऑफ NaCl। क्या समझ में आया, 2 मोल ऑफ NaCl। अब हमें इसमें क्या पता चला, यहाँ पे Na के 2 एलिमेंट है, Cl2 एक मॉलिक्यूल है बिकॉज वो सेम एलिमेंट से मिलके बना है, और NaCl एक मिक्सचर फॉर्म है, NaCl 2 मोल है, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जनरल फॉर्म हमेशा याद रखना है, कोई भी रिएक्शन क्यों ना हो, ठीक है। अगर आपको लिखने आता है और बोला जाता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि नहीं है, कौन सी रिएक्शन है पता करो, तो हम बता सकें कि हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी है, इसका जनरल फॉर्म हम लिख सकें। सो A इज़ एलिमेंट और कंपाउंड, B इज़ ऑल्सो एलिमेंट और कंपाउंड हो सकते हैं, और AB क्या है, कंपाउंड है। तो इस तरीके से हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है। देन नाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, द टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन जहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट है जो ब्रेक होता है सिंपल प्रोडक्ट्स में, ठीक है। ये अपोजिट होता है किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, रिएक्शन के, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है सिंपलर प्रोडक्ट्स में, दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे H2O ब्रेक हो रहा है, 2 मोल ऑफ H2O ब्रेक्स इनटू 2 मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ O2, दिस इज व्हाट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, okay. When a decomposition reaction is carried out by heating, it is known as thermal decomposition. अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम हीट की मदद से करते हैं, कैरीड आउट बाय हीटिंग, कैसे कर रहे हैं, कैरीड आउट बाय हीटिंग, यानी कि हीट की मदद से कर रहे हैं, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे अगर हम हमारे वाटर को गैस में अगर हीट करते हैं तो वो क्या बनता है, गैशियस फॉर्म में आ जाता है। लिक्विड वाटर गैशियस फॉर्म में आ जाना है, यानी कि उसके अंदर जो H2O है वो गैस बनेगा, यानी कि H अलग भागेगा और O अलग भागेगा, ठीक है। हाइड्रोजन अलग भागेगा, ऑक्सीजन अलग भागेगा। तो ये रिएक्शन किसके थ्रू हो रही है, थ्रू हीट, ओके। इसलिए हमने इसको क्या बोला, थर्मल डिकम्पोजिशन, ओके। जैसे ये कंबाइंड फॉर्म से 2 अलग प्रोडक्ट्स में डेवलप हो गया, इसको हमने क्या बोला, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इफ इस रिएक्शन में हम यहाँ पे हीट का यूज़ करते, ये सिंबल किसका है, हीट का, हीट का अगर हम यूज़ करते तो हम इसको क्या बोलते, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। इसके कुछ एग्जांपल देखो, जैसे हमने H2O का ही अगर एग्जांपल देखा तो 2 मोल ऑफ H2O, ये क्या है, 2 मोल्स ऑफ H2O है, ये किस में डिवाइड हो जाएंगे, 2H2 प्लस O2 में। कैसे, देखो 2H2 यानी कि 2 मोल्स ऑफ H2 के 2 मोल्स हैं, और ऑक्सीजन के 1 मोल है, O2 के 1 मोल है, ठीक है। सो 2H2O कन्वर्ट्स इनटू 2H2 प्लस O2, ओके। नाउ द जनरल फॉर्म ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज AB। AB इज कंपाउंड, AB क्या होगा, एक कंपाउंड होगा, हो सकता है कि वो मॉलिक्यूल हो या फिर कंपाउंड हो। एंड A प्लस बी वॉट, 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं या कंपाउंड भी हो सकते हैं आफ्टर डिकम्पोजिशन। कुछ और एग्जांपल ऐसे ही जो हमारी डेली लाइफ में हमको देखने मिलते हैं, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड नॉर्मली जब हमको कोई चोट लग जाती है उसके ऊपर डालने के लिए यूज़ होता है, जिससे अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं वो बाहर की तरफ आ जाएं, एक तरीके से क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, ओके। सो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज़ 2H2O2, इसका कंपोजिशन क्या है, 2H2O2। सो आफ्टर केमिकल चेंज इट कन्वर्ट्स इनटू 2H2O प्लस O2, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जब होती है, ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है
जिसमें H2O2 ही जो रहता है वो आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद वो H2 और O2 में डिवाइड हो जाता है। देखो यहाँ पे H2O नीचे भरा हुआ है वाटर, आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर केमिकल चेंज विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट कन्वर्ट्स इनटू H2 एंड O2। नाउ नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड, नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड ये है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, N2 यानी नाइट्रोजन प्लस आयोडीन, ठीक है, 3I2। जनरल फॉर्म क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जनरल फॉर्म क्या है, AB इज कन्वर्टेड इनटू A प्लस B। नाउ कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर। अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। एक सॉल्यूशन है किसी सब्सटेंस X का जो यूज़ हो रहा है वाइट वॉशिंग के लिए। सो नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फार्मूला। अब हमको बताना है कि वो सब्सटेंस क्या है और उसका फार्मूला क्या है। वाइट वॉशिंग हम ज़्यादातर किससे करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना, ठीक है। वाइट वॉशिंग हम कैल्शियम ऑक्साइड से करते हैं। इट्स केमिकल फार्मूला इज़ CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। Ca इज़ कैल्शियम एंड O इज़ ऑक्सीजन, कंबाइंड फॉर्म में कैल्शियम ऑक्साइड कहलाता है। Now write the reaction of substance X named in first above with water। जो रिएक्शन हमने देखी है, जो रिएक्शन ऊपर हमारे पास जो फॉर्मूला लिखा है उस सब्सटेंस का, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करके हमको एक इक्वेशन बनानी है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, CaO प्लस H2O। H2O इज़ वाटर, CaO इज़ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम। जनरल फॉर्म में हम उसको क्विक लाइम बोलते हैं, जिसको हम चूना बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल फार्मूला है, ओके। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर विच बिकम्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो लिक्विड फॉर्म में हमारे पास चूना होता है वो एक्चुअल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्लेटेड लाइम, या इसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोल सकते हैं, ओके। सेकंड क्वेश्चन, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। क्वेश्चन में पूछ रहा है, जो हमने एक्टिविटी 1.7 देखी है, हमारी बुक में एक एक्टिविटी 1.7 है जिसमें क्या बताया है, एक वाटर कंटेनर में हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा के रखे हैं। अब इलेक्ट्रोड क्या है, एक कैथोड है एक एनोड है। कैथोड एनोड यानी कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों में ही अपने अपने चार्जेस होते हैं, जिसके थ्रू ये पॉजिटिव या नेगेटिव साइड अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको ये बताना है कि ऐसा क्यों हुआ कि एक टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा गैस कलेक्ट हुई एज़ कम्पेयर टू सेकेंड टेस्ट ट्यूब। तो एक टेस्ट ट्यूब में H2 गैस कलेक्ट हो रही है और एक टेस्ट ट्यूब में O2 गैस कलेक्ट हो रही है, ओके, यानी कि ऑक्सीजन और एक में हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये वाटर क्या बना रहा है, H2O है, ये H अलग जाएगा, ऑक्सीजन अलग जाएगा। अब हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि H2O में ये पूरा जो फॉर्मूला है, इसमें हाइड्रोजन जो है वो डबल है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो अगर गैस कलेक्ट करेंगे हम, तो हाइड्रोजन वाली जो ट्यूब है उसमें ज़्यादा हाइड्रोजन कलेक्ट होगी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। इसलिए ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, क्या बताया है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इज गेट सेपरेटेड बाय द इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसके थ्रू सेपरेट हो रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो वाटर विच इज़ H2O कंटेन्स 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। H2O जो वाटर है वो 2 पार्ट हाइड्रोजन का है और उसमें 1 पार्ट ऑक्सीजन का है। सिंस हाइड्रोजन गोज़ टू वन टेस्ट ट्यूब एंड द अदर ऑक्सीजन गोज़ टू अनदर, the amount of gas collected in one of the test tubes is double of the amount collected in the other। इसी वजह से फर्स्ट टेस्ट ट्यूब जो H2 वाला है उसमें ज़्यादा अमाउंट में गैस कलेक्ट हो रही है विच इज़ हाइड्रोजन, एंड इन सेकेंड टेस्ट ट्यूब ऑक्सीजन इज कलेक्टेड विच इज़ लेसर देन हाइड्रोजन, ओके। ओके, नाउ द थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, the reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its solution is known as displacement reaction। क्या बता रहा है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। उसी इक्वेशन को, इसी चेंज को इस सॉल्यूशन में हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
क्या बोला है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो जल्दी से जल्दी क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से हटाएगा और खुद वहाँ जाके बैठ जाएगा। हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर हम रिएक्टिविटी देखेंगे किसकी कितनी होती है। सो दे आर ऑफ टू टाइप्स, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमने अभी भी बात करी थी। तो आफ्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है हम ये देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास रेड एंड पर्पल एक बॉक्सेस हैं, वो एक हमारे रिएक्टेंट हैं, दूसरे में एक और में क्या दिया हुआ है, एक ब्लैक और ग्रीन कलर के हमारे पास रिएक्टेंट हैं। ओके, ये अलग है और ये वाला अलग है। सो ये दोनों आफ्टर रिएक्शन क्या हो रहे हैं, अलग अलग डिस्प्लेस हो रहे हैं। ब्लैक वाला आ गया सेकंड में, पर्पल आ गया सेकंड में, और जो रेड था वो अपनी जगह पे ही है और ग्रीन आ गया फर्स्ट में। तो क्या हुआ, दो चीज़ें डिस्प्लेस हुई। यहाँ पे हम इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर सिर्फ एक ही चीज़ डिस्प्लेस होती तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके ना, एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, आपकी बुक आप देख सकते हैं, उसमें भी एक्सपेरिमेंट ये दिया हुआ है जिसमें हमने 2 आयरन नेल्स को एक टेस्ट ट्यूब में डिप किया है। ठीक है, ये जो आयरन नेल है ये किस सॉल्यूशन में डिप है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इसमें कॉपर सल्फेट मिक्स है किसमें, हमारे टेस्ट ट्यूब में, और हमारे पास जो आयरन नेल्स हैं उनको हमने एक थ्रेड की मदद से टांग दिया है इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर। तो जब हम इस रिएक्शन में जब हम केमिकल चेंजेस देखेंगे तो कुछ टाइम बाद हम क्या देखेंगे, जो आयरन नेल है उसके ऊपर डिपोजिशन हो गया है कॉपर का। किसका डिपोजिशन हो गया है, सॉरी, इसमें किसका डिपोजिशन हुआ है, सल्फेट का। ठीक है, सो जो हमारे पास पहले फेरस था, हमारे पास जो पहले फेरस था, फेरस हमने किसको बोला है, हमारे आयरन को, आयरन इज फेरस। ओके, एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने लिया था जो एक्वस है। हमने यहाँ पे सिम्बॉल्स के थ्रू भी बताया है, जो हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हम सिम्बॉल्स बताने से हमारे पास ये आसानी हो जाती है कि कौन सी चीज़ सॉलिड फॉर्म में इस रिएक्शन में यूज़ हो रही है और कौन सी लिक्विड फॉर्म में यूज़ हो रही है या कौन सी गैशियस फॉर्म में यूज़ हो रही है। सो कॉपर सल्फेट इज़ इन एक्वस फॉर्म एंड आफ्टर द केमिकल चेंज इट बिकम्स फेरस सल्फेट, यानी कि फेरस यानी कि हमारे आयरन नेल के ऊपर किसका डिपोजिशन हो गया है, सल्फेट का, SO4 का। तो ये क्या बन गया, FeSO4, और कॉपर जो है वो अलग रह गया। सो हमारे पास क्या हुआ, फेरस प्लस कॉपर सल्फेट विच बिकम्स, क्या प्रोडक्ट दिया उसने, फेरस सल्फेट एंड कॉपर। सो जब टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट था, आफ्टर द रिएक्शन कॉपर सल्फेट की जगह हमारे पास सिर्फ क्या बचा, कॉपर का मिक्सचर बचा। तो इस टेस्ट ट्यूब में इसका कलर भी चला गया और हमारे आयरन नेल के ऊपर किसका डिपोजिशन हो गया, सल्फेट का। ओके, नाउ अब हम देखते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमने एक एग्जांपल देखा है, मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट। मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट हमारे पास दिया हुआ है। ओके, आफ्टर द केमिकल चेंज ये क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। मैग्नीशियम के साथ क्या मिक्स हो गया, सल्फेट, और जो कॉपर है वो अलग निकल गया। इसका जनरल फॉर्म क्या है, A+BC, यानी कि A है एक तरफ प्लस BC से ये प्लस हो रहा है। आफ्टर द चेंज क्या बन गया, ये AC+B, यानी कि A के साथ C मिक्स हो गया और B अलग निकल गया। ठीक है, तो क्या पता चला हमको, जो हमारे पास जो मैग्नीशियम है वो अपनी ही जगह पे है। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम अपनी जगह पे है, बट जो कॉपर है वो डिस्प्लेस होके अलग चला, अब सॉरी, कॉपर भी कहाँ है, अपनी ही जगह पे है। देखो जो ऐड हो रहा था वो भी आफ्टर ऐड हो रहा था। डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ का हुआ है, यहाँ पे सल्फेट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सल्फेट कॉपर के साथ से हटके मैग्नीशियम के साथ मिक्स हो गया है। नाउ हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर देखते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने किसका एग्जांपल लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 किसके साथ ऐड हो रहा है, HCl। ओके, क्या बन रहा है, CaCl2 प्लस H2CO3। क्या हुआ इसमें, कौन कौन सी चीज़ डिस्प्लेस हुई, कैल्शियम जो है वो अपनी ही जगह पे है। ठीक है, एंड इसके बाद हमने क्या देखा, जो
CO3 है वो डिस्प्लेस होके कहाँ चला गया है, आप सेकेंड साइड चला गया है, यानी कि जहाँ पे HCl होना चाहिए वहाँ पे H की जगह पे Cl आ गया है। यहाँ पे जो Cl होना चाहिए उसकी जगह पे CO3 आ गया है। फिर हमने क्या देखा कि जो हमारे पास H है वो अपनी ही जगह पे है, बट जो Cl है, Cl डिस्प्लेस हो गया है कैल्शियम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें डिस्प्लेस हो रही हैं, एक CO3 और एक Cl। इसको हमने क्या बोला, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका जनरल फॉर्म क्या है, AB प्लस CD विच बिकम्स AD प्लस CB। ओके, नाउ इसमें हम देखते हैं एक्चुअल फॉर्म में क्या हो रहा है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, लीड क्लोराइड पोटेशियम आयोडाइड रिएक्टेंट्स हैं और क्या बन रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड प्लस लीड। ठीक है, लीड को हम क्या बोलते हैं, PB, क्लोराइड को Cl2। सो लीड क्लोराइड विच इज़ PbCl2 प्लस Ki, पोटेशियम आयोडाइड है ये, क्या बन रहा है, KCl प्लस PbI2। KCl बन रहा है यानी कि K डिस्प्लेस हो रहा है ना, किसके साथ मिक्स हो रहा है, क्लोरीन के साथ, और हमारा जो PB है वो आयोडीन के साथ मिक्स हो रहा है। यहाँ पे रिएक्टिविटी का बस खेल है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, देखो पहले हमारे पास नॉर्मल जो हमारे पास लीड क्लोराइड था और जो पोटेशियम आयोडाइड था, तो पहले हमारे पास लीड क्लोराइड नॉर्मल था, पोटेशियम आयोडाइड जब हमने मिक्स किया तो येलो कलर आ गया। जब ये येलो कलर आया तो ये पूरे के साथ मिक्स होके क्या बना दिया इसने, KCl। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, और फिर क्या बन गया हमारे पास, लीड आयोडाइड अलग निकल गया। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हम देखते हैं, सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद बैरियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे हमने Na2SO4 को लिया है बैरियम क्लोराइड के साथ, इन दोनों को हमने मिक्स किया तो हमारे पास क्या बन गया, बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक, नाउ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जिसमें हम सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन आ रही है, गेन हो रही है या लूज़ हो रही है, इससे हमें पता चलता है कि आफ्टर रिएक्शन हो क्या रहा है। इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, क्या बता रहा है, अगर सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। इसको हम क्या बोलेंगे कि वो ऑक्सीडाइज्ड है। ठीक है, एंड रिएक्शन इन विच टाइप ऑफ चेंज अकर्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसे सब्सटेंस जिनमें रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कि वो ऑक्सीडाइज्ड हुई है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है। बट अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन लूज हो रही है रिएक्शन के थ्रू, ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी रिड्यूस्ड। सो रिएक्शंस इन विच दिस टाइप ऑफ चेंजेस अकर्स इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। किस चीज़ का रिडक्शन हो रहा है, कौन सी चीज़ रिड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है रिएक्शन में, तो this substance loses oxygen during a reaction, it is said to be reduced, or reduction reaction takes place। ठीक है, सो रिएक्शन इन विच दिस टाइप ऑफ चेंज अकर्स, अगर ये दोनों ही चेंज अगर एक ही हमारे फॉर्मूले में हो रहे हैं, एक ही केमिकल रिएक्शन में हो रहे हैं, तो हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों ही चेंजेस हो रहे हैं तो हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, CuO प्लस H2 बिकम्स Cu प्लस H2O। यहाँ पे दोनों चीज़ हो रही हैं, क्या हो रहा है, CuO से ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है प्लस H2O बन रहा है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो रही है। यहाँ पे दोनों ही काम हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जहाँ पे भी ऐसे चेंजेस होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होना या फिर इस टाइप का, इसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स भी रिडॉक्स रिएक्शन के हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ZnO है, जिसमें Zn तो निकल गया, बट जो ऑक्सीजन है यहाँ पे रिड्यूस हो गई, यानी कि ये रिडॉक्स हो गया। ठीक है, रिड्यूस हो गई यानी कि यहाँ पे रिडक्शन हो गया, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये रिएक्शन क्या बन गई, रिडॉक्स रिएक्शन। MnO2 प्लस 4HCl, अब इसका क्या होगा, MnO2 यानी कि Mn क्या बन गया, यहाँ पे Cl2 बन गया। ठीक है, या फिर कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, HCl है, HCl से यहाँ से भी क्या निकल गया हमारे पास, रिडक्शन हो रहा है, सॉरी रिडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो HCl है, यहाँ पे हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, M क्या बन गया, ये MnCl2, यहाँ पे MnCl2, ये क्या बन गई हमारी रिडक्शन,
नाउ HCl क्या बन गया, H2O, यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन, यानी कि ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूजेज हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड। मेन चीज़ क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गेन कर रहे हैं और हाइड्रोजन लूज हो रही है, इसको हम रेडॉक्स, इसको भी हम ऑक्सीडाइज्ड कह सकते हैं। और अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ कॉल्ड रिड्यूस्ड। ठीक है, तो अगर दोनों रिएक्शंस हो रही हैं तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। जनरली पूरी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन ही कहलाती है, क्योंकि इसमें अगर ऑक्सीजन एक जगह से निकलेगी तो दूसरी जगह जाके जुड़ेगी। दैट मीन्स दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, नाउ द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। अब ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी चीज़ में ऑक्सीजन का मिक्स होना, क्या होता है इसमें, फर्स्ट चीज़ तो कोरोजन। कोरोजन हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कई बार। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एक्सेट्रा, इट इज सेड टू बी करोड और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, अगर एक मेटल में मॉइस्चर और एसिड्स वगैरह का अटैक होता है, उसको हम करोड बोलने लगते हैं। आसपास हमारे ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन मिलेगी, मॉइस्चर मिलेगा, तो वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा, वो क्या हो जाएगा, उसमें रस्ट लग जाएगी, करोड हो जाएगा वो, उसको हम करोजन बोलते हैं, या मेटल के साथ कह सकते हैं। रेंसिडिटी, कोई भी ऑयली अगर हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है ना, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम्स रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो फैट और ऑयल की रहती है, वो ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद ख़राब होने लगती है। यूजुअली सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीजन। इसलिए हम बहुत सारे जो सब्सटेंस हैं उनको पैक करके रखते हैं, उनको हवा से बचा के रखते हैं, जिससे वो ऑक्सीडाइज्ड ना हो और बचे रहें। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे फूड्स रहते हैं जो हमें पैकिंग में मिलते हैं। पैकिंग में मिलना यानी कि वो एंटीऑक्सीडेंट उसमें मिलाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि ऑक्सीजन से वो दूर रहें, जिससे वो जल्दी रेंसिड ना हो। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। किसी चीज़ का ऑक्सीडाइज्ड होकर ख़राब होना खाने की चीज़ों में। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन या रेंसिडिटी। Now the questions, why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का चेंज क्यों हुआ था कलर, आयरन नेल को डिप करने से क्या हुआ, कॉपर सल्फेट प्लस फेरस था। ठीक है, तो जो फेरस था उसने किसके साथ रिएक्ट कर लिया, सल्फेट के साथ, तो वो क्या बन गया, आयरन सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का था, अब वो कॉपर बस बन गया, उससे ब्लू ग्रीन कलर हल्का सा चला गया, तो वो सिर्फ कॉपर बचा, इसलिए उसका कलर जो है वो डिसअपेयर हो गया। Okay, when an iron nail is dipped in a copper sulfate solution, iron displaces copper from copper sulfate solution forming iron sulfate in which is green in color. So एक चीज़ हमको ध्यान रखना है, अगर हम कोई रिएक्शन लिखते हैं तो उसको समझाने की प्रोसेस भी पता होना चाहिए। हम किसी रिएक्शन को लिखने के पहले उसको हम डिस्क्राइब करेंगे दैट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या हुआ, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, है ना, आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया ना कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, एंड विच बिकम्स आयरन सल्फेट, और फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं, प्लस कॉपर। इसी वजह से जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वो जाके फेड होके कैसा हो गया, लाइट हो गया, ग्रीन कलर अपेयर हो गया उसमें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन दी वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। जो हमारी एक्टिविटी थी उसका हमने आपको एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट में समझाया है अभी। उसके अलावा आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखनी है तो हम इसमें देख सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद कैल्शियम क्लोराइड। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद कैल्शियम क्लोराइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। कितना ईजी है लिखना, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद सोडियम कैल्शियम क्लोराइड which becomes calcium carbonate and sodium chloride. So in this reaction sodium carbonate and calcium chloride exchange ions to form two new compounds, hence it is double displacement reaction. इन्होंने क्या किया, अपने दो आयंस को डिस्प्लेस किया, चेंज किया, एक्सचेंज किया बोल सकते हैं, एंड इट इज़ कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन से दो आयंस की बात कर रहे हैं हम, एक तो हमारा सोडियम आयन हो गया जिसको डिस्प्लेस कर दिया और वो क्लोरीन के साथ मिक्स हो गया, सोडियम क्लोरीन के साथ चला गया यहाँ पे, एंड जो हमारा कैल्शियम था, कैल्शियम आयन कार्बोनेट के साथ मिक्स हो गया।
ठीक है, तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। क्या बता रहा है, ऐसे सब्सटेंस बताने हैं जो ऑक्सीडाइज्ड हुए हों और रिड्यूस्ड हुए हों रिएक्शंस में। सो इन 4Na+O2 इज इक्वल्स टू 2Na2O। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, कैसे, जो Na है, सॉरी ये तो हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो रही हैं चीज़ें, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है यानी कि यहाँ पे रिडक्शन तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। सो सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड एज इट गेन्स ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। ऑक्सीजन अपनी ही जगह से रिड्यूस्ड हो रही है और वो किसके साथ जाके मिक्स हो रही है, सोडियम के साथ। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ये क्या बन गई हमारे पास, रिडॉक्स रिएक्शन बन गई। सो सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड एज इट गेन्स ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन गेट्स रिड्यूस्ड, ठीक है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज्ड हो रही है ये हमें बताना है। तो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, ठीक है। क्या बता रहा है, कॉपर ऑक्साइड किस में बन रहा है, रिड्यूस होके कॉपर में, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। वाइल हाइड्रोजन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर, हाइड्रोजन क्या बन गया, ऑक्सीडाइज्ड होके वाटर बन गया, ठीक है। तो हमें इसमें भी पता चल गया कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, कौन सी रिड्यूस्ड हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। सो इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड देयर फिजिकल स्टेट सिम्बॉलिकली। एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन हमको क्या क्या बताती है, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड देयर फिजिकल स्टेट सिम्बॉलिकली बताती है, ठीक है। फिर क्या पढ़ा हमने, अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड सो दैट द नंबर्स ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप इन्वॉल्व्स इन अ केमिकल रिएक्शन आर द सेम ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस्ड। एक केमिकल इक्वेशन एक बैलेंस नंबर ऑफ एटम्स को शो करती है जिसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो सेम होते हैं एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे कौन सी चीज़ फॉलो होती है, कंजर्वेशन ऑफ मास। In a combination reaction, two or more substances combines to form a new single substance. Combination reaction की definition लिखी हुई है। In decomposition reaction are opposite to the combination reaction, opposite होती है। क्या होता है इसमें, a single substance decomposes to give two or more simpler substances, right? फिर क्या बताया है, reactions in which heat is given out along with the product are called exothermic reaction. एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसकी डेफिनेशन दी है, व्हेन इन विच हीट इज़ गिवन आउट अलोंग विद द प्रोडक्ट्स, ठीक, प्रोडक्ट के साथ हीट भी निकल के आती है। फिर क्या बताया है, रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक। जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो उसको हम एंडोथर्मिक बोलते हैं, ये हमने उस टाइम भी बताया था आपको। When an element displaces another element from its compound, a displacement reactions occur. अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को, दूसरे कंपाउंड में से एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है अपनी जगह बनाने के लिए, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई भी एटम अगर दो एटम में उससे ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहे हैं या आयन डिस्प्लेस हो रहे हैं, सेम बोला जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन रिड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस जो होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, मतलब कि जो सॉल्ट्स सॉल्यूबल ना हो, मतलब सॉल्यूबल ना हो, मतलब कि मिक्स होने वाले ना हो, ऐसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऐसे सॉल्ट प्रोड्यूस करती है। रिएक्शंस ऑल्सो इवॉल्व द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाय सब्सटेंस। Oxidation is gain of oxygen and loss of hydrogen. Reduction is the loss of oxygen और gain of hydrogen. ये अभी हमने redox reaction में पढ़ा कि redox reaction में आफ्टर ऑल ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन गेन और हाइड्रोजन लॉस होती है और रिडक्शन में ऑक्सीजन का लॉस और हाइड्रोजन की गेनिंग होती है, ओके। नाउ द एक्सरसाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इक्वेशन देखते हैं क्या दी हुई है। PbO यानी कि लीड ऑक्साइड प्लस कार्बन, लीड ऑक्साइड PbO प्लस कार्बन इज इन अ सॉलिड फॉर्म विच बिकम्स 2Pb प्लस CO2। क्या बन गया, ये लीड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब क्या बोल रहा है, अभी हम रिएक्शन को एक बार समझते हैं कि क्या दिया हुआ है। जो हमारा Pb है यानी कि लीड रिडक्ट हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। किसके साथ ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है।
तो रिडक्शन हो रहा है Pb में और कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। अब इसके हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। रीड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, लीड रिड्यूस्ड हो रहा है, लीड क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। लीड रिड्यूस्ड हो रहा है क्या, चेक करते हैं। यहाँ पे लीड है, लीड के बारे में पूछ रहा है, लीड क्या रिड्यूस हो रहा है, हमको तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि उसके साथ कुछ है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि लीड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। बोलने का तरीका देखो, लीड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होगा, लीड अकेला रिड्यूस नहीं होगा। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। क्या रिड्यूस हो रहा है, लीड ऑक्साइड। तो फर्स्ट जो है वो तो गलत है, ये जो लिखी हुई है लीड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, ये रॉन्ग है जो लिखा हुआ है। सेकंड क्या दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, क्या इसमें और ज़्यादा ऑक्सीजन मिक्स हो रही है, नहीं। हमने तो ये देखा कि कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑक्सीडाइज्ड होगा, ये भी हमने नहीं देखा। तो ये भी हम नहीं बोल सकते कि सही है, यानी कि ये भी गलत है। थर्ड में क्या दिया हुआ है, कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। हाँ भाई, कार्बन तो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, देखो। फिर क्या बोला है, लीड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस, लीड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, हमको ये भी दिख रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड गलत हैं। अब हमको बताना क्या था, ऐसे स्टेटमेंट जो गलत हों, यानी कि ए एंड बी आर रॉन्ग। तो हमने देखा कि फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, जिसमें ए और बी गलत दिखे हुए हैं। क्वेश्चन 2, Fe2O3 + 2Al इज बिकम्स Al2O3 + 2Fe। अब ये रिएक्शंस कैसी है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, Fe अपनी जगह तो नहीं है, डिस्प्लेस हो गया है, Fe बन गया है अलग से जाके। O क्या है हो रही है, O अपनी ही जगह पे है ना। और उसके साथ क्या मिक्स हो गया है, आफ्टर द प्रोडक्ट बनने के बाद Al मिक्स हो गया है, यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसका, Al का। ठीक है, तो हमने देखा कि अब इसमें क्या कौन सी रिएक्शन हो रही है, किस रिएक्शन का एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन का है क्या, नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट का, नहीं। यहाँ पे तो हमने एक ही चीज़ डिस्प्लेस होते हुए देखी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या कोई चीज़ टूट के सिंपलर प्रोडक्ट में बन रही है, यहाँ डिकम्पोजिशन भी नहीं हो रहा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ज़रूर है, हमने देखा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। HCl को अगर हम आयरन फिलिंग के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, चलो देखते हैं। हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, किसके साथ मिक्स है ये, Fe के साथ। अब Fe जो है वो तो मोर रिएक्टिव है क्लोरीन के साथ, है ना, हाइड्रोजन उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, FeCl बन जाएगा और हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस में क्या दिया हुआ, कौन सा करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। पहले में ही क्या शो हुआ है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आयरन क्लोराइड बन जाएगा। चलो ये तो हमने देख लिया था। सेकंड, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, ऐसा तो कुछ बन ही नहीं रहा है, क्लोरीन तो मोर रिएक्टिव है। ठीक है, तो वो फेरस के साथ अच्छे से जल्दी रिएक्ट होगा। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऐसा तो हो ही नहीं रहा है कि रिएक्शन ना हो। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड इज करेक्ट। व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, एंड वाई शुड वी हैव टू केमिकल बैलेंस दी केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है बैलेंस्ड, ये हमने देख लिया, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं दोनों साइड। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, उसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और हमारा ज़रूरी क्यों है केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना, बिकॉज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होना चाहिए, एक सा होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फॉलो होना चाहिए। क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि बिफोर रिएक्शन हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं सेम अमाउंट ऑफ, हमारे पास जो एटम्स हैं वो सेम अमाउंट में होने चाहिए इन दी प्रोडक्ट साइड। ठीक है, सो केमिकल रिएक्शन जिसमें टोटल मास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस्ड होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। इनको पहले हमें स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशंस में बदलना है और उनको फिर बैलेंस करना है। तो पहला क्या बता रहा है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 विच कंबाइंस विथ नाइट्रोजन यानी कि N2
विच फॉर्म अमोनिया यानी कि NH3। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि हाइड्रोजन गैस है यानी कि हमारे पास क्या है H2 प्लस हमारे पास क्या है नाइट्रोजन गैस यानी कि N2 विच बिकम्स व्हाट अमोनिया यानी कि NH3। हमारे पास ये इक्वेशन है। अब हमने देखा हमारे पास H लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं 2 बट राइट हैंड साइड कितने हैं 3, तो ये बैलेंस तो हो नहीं रहा, यानी कि यहाँ पे 3 और 2 को अगर हम LCM देखें तो 3 का मल्टीप्लाई अगर 2 से होता है और 2 का मल्टीप्लाई 3 से होता है तो दोनों क्या हो जाते हैं 6। तो हमने H के साथ 3 कर दिया और जो H है यहाँ वाला जो है इसके साथ हमने 2 कर दिया, तो दोनों साइड क्या हो गए 6 H हो गए। नाइट्रोजन देखें, नाइट्रोजन हमारे पास लेफ्ट साइड 2 है, राइट साइड भी 2 हो गई। वेरी गुड। तो हमने पहले रिएक्शन लिखेंगे, इसका रिएक्शन का नाम क्या है, तो H2N2 इज इक्वल्स टू NH3 हमने एक कलर के पेन से लिखना है, और जो सेकंड हमने जो बैलेंसिंग करी है उसको आप या तो सेकंड लाइन में लिखो या दूसरे कलर के पेन से आप उसको बैलेंस करो बॉक्सेस बना के, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। ठीक है, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब कोई भी चीज़ बर्न होती है एयर में यानी कि वो किसके प्रेजेंस में बर्न होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होती है। यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S, क्या है हमारे पास H2S विच कंबाइंस और बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में बर्न हो रही है और हमको फाइनली क्या प्रोवाइड कर रही है, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि डाइऑक्साइड है ना, तो SO2 डाइऑक्साइड यानी कि 2 ऑक्सीजन प्लस हमारे पास क्या मिल रहा है फाइनली हमको H2O। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हम चेक करेंगे इनकी बैलेंसिंग, है ना, बैलेंस करना है हमको क्योंकि रिएक्शन लिखने के बाद तो पहले हम ये लिख लेंगे फिर हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। हमने देखा हमारे पास LHS साइड हाइड्रोजन 2 है, राइट हैंड साइड भी हमारे पास हाइड्रोजन 2 है। सल्फर हमने चेक किया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं 1 है, राइट हैंड साइड भी हमारे पास कितने हैं 1 है। ऑक्सीजन चेक किया हमने लेफ्ट हैंड साइड 2 है और राइट हैंड साइड हमारे पास ऑक्सीजन 3 है। तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 2 है और राइट हैंड साइड 3 है तो हमको इसमें फिर से LCM लेके हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड 3 का मल्टीप्लिकेशन और राइट हैंड साइड क्या करना पड़ेगा हमको उसको 6 बनाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड हम 3 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा 6। हमें राइट हैंड साइड भी क्या करना है ऑक्सीजन को 6, तो राइट हैंड साइड अगर हमें ऑक्सीजन को 6 करना है तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी एक ऑक्सीजन है, देखो यहाँ पे O2 तो हो गया, जो राइट साइड में हमारे पास एक ऑक्सीजन है इसको हमें क्या करना है 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी दी हुई है 4 और बनानी है। हम इसको 4 बना सकते हैं बट 4 बनाने में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने क्या किया 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ किया और 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ किया। हम एक ही जगह पे इकट्ठा बर्डन नहीं डाल सकते तो हमने 2 और 2 मिक्स कर दिया, तो 2 2 ज़ा 4 यहाँ पे हो गया और प्लस 2 ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो गया। अब चेक करते हैं दोबारा क्योंकि हमारे सल्फ़र भी अनबैलेंस हो गया होगा और हाइड्रोजन भी, फिर से चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड H2 है और राइट हैंड साइड H4 हो गया, तो हमने क्या किया यहाँ पे भी 4 कर दिया, 2H2S कर दिया। सल्फ़र देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं 2 हो गए हैं और राइट हैंड साइड हमारे पास 2 हो गए हैं, हो गया बैलेंस। तो पहले हमें अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है जो ऊपर लिखी है आंसर में, उसके बाद फिर हमें बैलेंस करके लिखनी है। तो देखो यहाँ पे कितने अच्छे से बैलेंस करके लिखा है, बिना बैलेंस करे भी हमको लिखना है। ठीक है, नाउ सी बैरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या बता रहा है बैरियम क्लोराइड यानी कि BaCl3, ठीक है, BaCl यानी कि BaCl2 बैरियम क्लोराइड किसके साथ मिक्स हो रहा है, रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट यानी कि AlSO, एलियम सल्फेट इज SO4, ठीक है, और एल्यूमिनियम जो है उसकी आयोनिक कैपेसिटी कितनी होती है 3-, तो यहाँ पे हमको 3 और ऐड करने पड़ेंगे SO4, इसलिए क्या बन जाएगा ये एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये क्या बन रहा है हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस
क्या बना हमारे पास आफ्टर बेरियम सल्फेट? बेरियम सल्फेट क्या है हमारे पास? BaSO4। आपको ये सारी चीज़ें एक ही लाइन में लिखनी है, ठीक है। तो क्या बन गया? बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट विच बिकम्स AlCl3 प्लस BaSO4। हमने देखा बेरियम लेफ्ट हैंड साइड 1 है, राइट हैंड साइड 1 है, ठीक है। क्लोरीन देखा हमने लेफ्ट हैंड साइड 2 है और राइट हैंड साइड 3 है। तो हमको इसको फिर से क्या करना पड़ेगा? 3BaCl2 एंड यहाँ पे 2AlCl3 करना पड़ेगा। फिर हमने चेक किया लेफ्ट हैंड साइड एल्यूमिनियम 1 है, राइट हैंड साइड 2 हो गया है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे Al2 आएगा, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो Al2 हो गया और यहाँ पे भी Al2 हो गया, ठीक है। फिर हमने चेक किया SO4 की अमाउंट कितनी है? 12 है और यहाँ पे SO4 सिर्फ कितना है? 4 है। SO4 कितने हैं? सिंगल है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी हमको 3 करना पड़ेगा। तो फिर से ये बेरियम 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया। SO4 कितने हैं? 3 हैं और यहाँ पे SO4 सिंगल था तो हमने क्या किया? इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया तो 3SO4 हो गए। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन भी क्या हो गई? बैलेंस। तो पहले अनबैलेंस लिखनी है, फिर बैलेंस करने की कोशिश करनी है, फिर हमको आंसर में से अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। अब फोर्थ इक्वेशन क्या दी हुई है? पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम एक मेटल है जो रिएक्ट हो रहा है वाटर के साथ और क्या बना रहा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH। और क्या मिल रहा है हमको? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो पोटेशियम KH2O, इसको आप खुद बैलेंस करना बिकॉज इट इज़ अ वेरी सिंपल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? हम पहली रिएक्शन में देखेंगे HNO3। HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस विच बिकम्स कैल्शियम नाइट्रोक्साइड एंड H2O, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम चेक करेंगे हाइड्रोजन का अमाउंट कितना है? H 1 है और यहाँ पे 2 यानी कि 3 H हो गया हमारे पास। राइट हैंड साइड हमने चेक किया हमारे पास सिर्फ 2 है, ठीक। तो यहाँ पे 3 है, वहाँ पे 2 है, तो हमें फिर से वही करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? हमारे पास हाइड्रोजन जो है लेफ्ट हैंड साइड भी हमको इक्वल करने पड़ेंगे। तो चेक करते हैं कैसे इक्वल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 2H कर दें, ठीक है, देखो यहाँ पे बैलेंस किया हुआ है। आप ऑलरेडी इस चीज़ को बैलेंस करना, हमने जो बैलेंसिंग इक्वेशन बनाई थी इसमें आपको होमवर्क भी दिया हुआ था कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले खुद रिएक्शन लिखनी है और इनको बैलेंस करके चेक करना है। बैलेंस नहीं बनता है तो हमको इनमें से रन आउट करना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इनमें हमको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है रिएक्शंस में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दैट मीन्स CO2 विच बिकम्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड वाटर H2O। तो हमें इस एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है जो लिखी हुई है उनमें, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है, तो हमें इसको बैलेंस करने की ज़रूरत शायद ना पड़े, ठीक। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट विच बिकम्स जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। जिंक इज Zn, nitrate is AgNO3 is silver nitrate, okay, Ag is silver and nitrate is NO3 which becomes zinc nitrate यानी कि ZnNO3 whole twice and silver is Ag, okay। सो इसको भी आपको बैलेंस करना है। उसके बाद एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन को, बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट के सॉल्यूशन को, इन सभी को आपको बैलेंस करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है और टाइप इसमें बताना है कि ये रिएक्शन किस टाइप की है। तो चलो हमने पहले इन चीज़ को बैलेंस किया, ठीक है। बैलेंस करना हमने कई बार बताया है, आप इन चीज़ को ट्राई करिए बैलेंस करना। देन फिर हम चेक करेंगे कि ये कौन सी रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन क्या बता रही है? पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बैरियम आयोडाइड बिकम्स पोटेशियम आयोडाइड एंड बैरियम ब्रोमाइड, यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड था क्या और किसके साथ रिएक्ट हो रहा था? बैरियम आयोडाइड के साथ। आफ्टर रिएक्शन क्या चेंजेस हुए उससे हम पता लगाएंगे कि ये कौन सी रिएक्शन है, यानी कि के चेक करेंगे के का क्या हाल है। वो लेफ्ट हैंड साइड कहाँ था, राइट हैंड साइड कहाँ था। लेफ्ट हैंड साइड के एक ही जगह पे है, राइट हैंड साइड भी वही है।
बैरियम की अगर हम बात करें तो बैरियम कहाँ गया उठ के, वो चला गया है ब्रोमाइड जो है वो चला गया है बैरियम के पास, ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसने डिस्प्लेस करा है अपने आप को। और आयोडीन की अगर बात करें तो आयोडाइड जो है वो भी डिस्प्लेस होके कहाँ आया है, पोटेशियम के पास आया है, चेक करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो चीज़ डिस्प्लेस हो रही है, यानी कि ये कौन सी रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर हम चेक करते हैं जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट क्या हुआ है जिंक कार्बोनेट के साथ, जिंक कार्बोनेट राइट हैंड साइड में उसका क्या हाल है ये चेक करते हैं। तो जिंक कार्बोनेट क्या बन गया है, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, यानी कि जिंक ZnO बच गया है और निकल क्या गया है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अलग चला गया है, ZnO वही है, यानी कि ये दो सिंपलर प्रोडक्ट में डिवाइड हो गया। यानी कि यहाँ कौन सी रिएक्शन हो रही है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, हमने यही पढ़ा था। एक सिंगल जो रिएक्टेंट है वो किस में बदल जाता है, किस में डिवाइड हो जाता है, दो न्यू प्रोडक्ट्स में, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन मिक्स होके क्या कर रहे हैं, HCl बना रहे हैं, यानी कि ये तो सिंपल हमको दिखाई दे रहा है, कंबाइन हो रहे हैं, इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। नाउ फोर्थ की अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम और हाइड्रोजन क्लोराइड। मैग्नीशियम और हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड चेक करते हैं, मैग्नीशियम के साइड क्लोरीन मिक्स हो गया और हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो गई, यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव क्लोरीन जो है वो मैग्नीशियम के पास आ गया, यानी कि यहाँ पे सिंगल चीज़ डिस्प्लेस हुई है, हाइड्रोजन अपने एज इट इज़ स्टेट पे है, तो यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने बताया किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर एनर्जी रिलीज होती है, कोई भी फॉर्म में एनर्जी का रिलीज होना, यानी कि हीट, लाइट, साउंड, कुछ भी अगर रिलीज हो रहा है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि बर्निंग ऑफ मीथेन इन एयर गिव्स हीट एंड लाइट। मीथेन जो है CH4 वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न होती है तो हीट और लाइट देती है। जैसे हमारा जो गैस सिलेंडर होता है ना, उसमें क्या होती है मीथेन, उसको CH4 बोला जाता है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हुई, उसने क्या दी, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्लस हीट, ठीक है। H2O एक तरीके से गैशियस फॉर्म में है, जो हीट हमको आसपास समझ में आती है, CO2 जो हमारे पास हीट है जो बर्निंग है और उसमें से लाइट भी निकलती है CO2, ओके। एंडोथर्मिक रिएक्शन सेम अपोजिट टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब और रिक्वायर्ड एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोसीड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है या फिर किसी रिएक्शन को करने के लिए जो हम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं उससे रिएक्शन हो रही है, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम सनलाइट एंड गेट डिकम्पोज्ड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, सनलाइट उसने एब्जॉर्ब करी, हीट एब्जॉर्ब करी सनलाइट से और डिकम्पोजिशन रिएक्शन करी जिसमें हमने सिल्वर अलग कर दिया और क्लोरीन अलग कर दिया, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्या बताया है, एनर्जी हर एक बॉडी को ज़रूरी है, बाय मीन्स ऑफ फूड हम उस एनर्जी को लेते हैं हमारी बॉडी में। सो डाइजेशन के थ्रू ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस फूड के, वो क्या होते हैं, सिंपल प्रोडक्ट्स में डिवाइड होते जाते हैं और ये जो सिंपल सब्सटेंस है, ये ग्लूकोज जो हमारे बॉडी के लिए एक एनर्जी का काम कर रही है, जो ऑक्सीजन को पूरे सेल्स के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की मदद से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो इस टाइप की रिएक्शन में क्या हो रहा है, स्पेशल नेम ऑफ दिस कॉम्बशन रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। ये एक स्पेशल नेम जो है इसको हमने क्या दिया हुआ है नाम, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, एनर्जी हमने क्या करी, पहले तो फूड की मदद से ली, सिंस एनर्जी इज रिलीज इन द होल प्रोसेस। इस प्रोसेस में जब हमने सब्सटेंस से एनर्जी क्या कर ली, निकाल ली और पूरी बॉडी में क्या कर दिया हमने, ऑक्सीजन की मदद से रिलीज कर दी, यानी कि एक्सो यानी कि एक्सोथर्मिक कर दी। तो क्या हुआ, हमने इसको क्या नाम दिया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। डाइजेशन इज और रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। सो ग्लूकोज विच इज C6H12O6 combines with oxygen and distributed in whole body as
carbon dioxide and water plus heat is evolved, which is exothermic reaction. Question number 11. Why are decomposition reactions called the opposite of combination reaction? Decomposition reaction को हम combination reaction के opposite क्यों बोलते हैं? Write equation for these reactions. हमने क्यों बोला? हमने नॉर्मली अभी जितने एग्जाम्पल्स देखे उनमें हमने यही देखा कि अगर A प्लस बी जुड़ के ए बी बन रहा है दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और अपोजिट अगर हम इसको देखें यानी कि रिवर्स अगर देखें तो ए बी विच डिवाइड इनटू ए प्लस बी इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, कोई भी चीज़ जब ब्रेक होके दो चीज़ में बटेगी तो वो डिकम्पोजिशन कहलाएगी. ठीक है, और कोई भी चीज़ अगर क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है और एनर्जी रिलीज कर रही है तो हम उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे. जैसे हमने एग्जांपल देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन ए बी प्लस एनर्जी, ए बी को एनर्जी मिली वो ए प्लस बी में बदल गया. जैसे सिल्वर क्लोराइड को हमने सिल्वर और क्लोराइड में बदल दिया आफ्टर हीट. ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ए प्लस बी कंबाइन हुई और उसने ए बी बनाया और एनर्जी रिलीज कर दी. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसी के थ्रू बनता है. ओके. क्वेश्चन 12. Write one equations for each for decomposition reactions where energy is supplied in the form of heat, light और electricity. Decomposition reaction लिखनी है जिसमें heat, light और electricity तीनों की अलग अलग मदद से हमको reactions करने मिलती हैं. जैसे हीट की मदद से कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई हमने चेक किया. सो कैल्शियम कार्बोनेट विच बिकम्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स किसकी मदद से ये डिकम्पोज हुआ है? विद द हेल्प ऑफ हीट. डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट के थ्रू. लाइट जो सनलाइट है उससे हीट एब्जॉर्ब करी सिल्वर क्लोराइड ने और सिल्वर और क्लोरीन में बदल गया. फिर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करी थी उसमें हमारे पास वाटर जो था वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड हो गया था अलग अलग टेस्ट ट्यूब में. ठीक है, ये सारी तीनों चीज़ें हमने पढ़ी हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. What is the difference between displacement and double displacement reaction? Write equation for these reactions. हमने displacement reaction और double displacement reaction पढ़ी है. In which reaction more reactive element displaces a less reactive element from a compound. ठीक है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जिसमें रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है कंपाउंड में से, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, जैसे जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट विच बिकम जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर. ठीक है, नाइट्रेट ने किसके साथ रिएक्ट कर लिया? जिंक के साथ. जिंक ने ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट किसके साथ किया? नाइट्रेट के साथ. तो ए प्लस बी सी विच बिकम्स ए सी प्लस बी इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Zn इज मोर रिएक्टिव देन Ag. सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है Zn, हमने यहाँ पे बता दिया. फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछा है, इसमें क्या बताएंगे हम? 2 एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स स्विच प्लेसेस टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड. स्विच कर लें अपनी प्लेसेस, दो या दो से ज़्यादा दो एटम्स या ग्रुप जो हैं वो अपनी अगर प्लेसेस को स्विच कर लें तो वो क्या बन सकते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहला सकते हैं. जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड एंड बैरियम आयोडाइड, हमने इसके पहले भी ये रिएक्शन देखी थी जिसमें पोटेशियम आयोडाइड और बैरियम ब्रोमाइड बन गया था. Question number 14. In the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involves displacement by copper metal. Write down the reaction evolved. क्या पूछ रहा है? रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर. सिल्वर की जब रिफाइनिंग होती है, इसमें सिल्वर की जब रिकवरी होती है सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से, क्या कर रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सिल्वर मेटल कॉपर मेटल का. तो इस रिएक्शन को लिखना है. सो कॉपर के साथ जब सिल्वर नाइट्रेट हम कंबाइन करते हैं एक्वस फॉर्म में, जो सिल्वर नाइट्रेट रहता है कॉपर सॉलिड फॉर्म में रहता है, ये क्या बनता है आफ्टर रिएक्शन? कॉपर नाइट्रेट. कॉपर नाइट्रेट बन जाता है जिसके कारण जो कॉपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो रहा है तो उसने नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर लिया, और जो सिल्वर है वो लेस रिएक्टिव है इसलिए वो बाहर निकल गया. यानी कि हमने किसकी रिकवरी कर ली? सिल्वर हमने अलग से निकाल लिया. तो जबकि हमें किसी मतलब हमारा जो सिल्वर नाइट्रेट है उसको अगर हमें सिल्वर अलग से निकालना है तो हम उसमें कॉपर मिक्स कर सकते हैं जिससे हमें सिल्वर अलग से मिल जाएगा. नाउ क्वेश्चन 15. व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल्स. तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड हमको निकल के मिलता है, यानी कि ऐसा सॉलिड निकले जो किसी के भी साथ सॉल्युबल ना हो, इनसॉल्युबल सॉलिड. ठीक है, जैसे हमको कई बार इनसॉल्युबल सॉल्ट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन.
ठीक है। कोई भी चीज़ जब प्रेसिपिटेट हो जाती है, जब पूरी तरीके से इनसॉल्युबल हो जाती है, उसी को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो इसी के तरीके से जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है वो हमको इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रोवाइड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है। इन दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है इसमें बेरियम सल्फेट ऑब्टेन हुआ है जो कि इनसॉल्युबल है। कौन सा इनसॉल्युबल है, बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल्स ईच। ऑक्सीजन की मदद से हमको इनमें बताना है किसका गेन हो रहा है, किसका लॉस हो रहा है ना। ऑक्सीजन गेन हो रही है कि लॉस हो रही है, दोनों रिएक्शंस में हमको समझाना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो हमने देखा एग्जाम्पल में जिसमें ऑक्सीडेशन में जिसमें ऑक्सीजन का गेन होता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे C+O2 बिकम्स CO2, Cu+O2 बिकम्स COO। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन का। ठीक है। रिडक्शन अगर हम बात करें तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बिकम्स CO+H2O एंड CO+H2 विच बिकम Cu+H2O। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा था और यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा था। ठीक है। तो समझ में आया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नाउ क्वेश्चन 17, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्ट्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। एक शाइनी कलर्ड एलिमेंट है, ब्राउन एलिमेंट है, जिसको हीट एयर में हीट देने के बाद वो ब्लैक कलर का हो जाता है। सो नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। उसका नाम बताना है हमको और वो ब्लैक कलर का कंपाउंड बताना है। ठीक है। तो हमने नॉर्मल जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं उनमें से अगर हमने एक एलिमेंट लिया कॉपर, कॉपर नॉर्मली कैसा होता है, शाइनी और ब्राउन होता है, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू ब्लैक कलर्ड कॉपर ऑक्साइड। वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आने के बाद कॉपर कलर्ड जो ब्लैक कलर का क्या बन जाता है, एक एलिमेंट कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। आयरन आर्टिकल में हम पेंट अप्लाई क्यों करते हैं, बिकॉज आयरन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है, उसमें मॉइस्चर जब उसको मिलता है तो एयर क्या कर देती है, एयर के प्रेजेंस में उसमें रस्ट पैदा हो जाती है। रस्ट से प्रिवेंशन के लिए, रस्ट से बचने के लिए हम उसमें पेंटिंग करते हैं। ठीक है। पेंटिंग करने से क्या होता है, मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में वो आयरन नहीं आ पाता तो उसमें रस्ट नहीं लगती। ठीक है। क्वेश्चन 19, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, वाई। तो ऑयल और जो फैट कंटेनिंग जितने भी फूड आइटम्स होते हैं तो इसमें नाइट्रोजन को क्यों फ्लश किया जाता है इनके अंदर, बिकॉज क्या होता है जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन इसलिए भरी जाती है जिससे हमारे जो फूड आइटम है उसमें सिर्फ नाइट्रोजन की प्रेजेंस हो और वो ऑक्सीजन को क्या कर दे, पूरी तरीके से हटा दे। तो ऑक्सीजन जब उसमें नहीं रहेगी तो वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके वो फूड आइटम रैंसिड नहीं होगा। और जो नाइट्रोजन है वो ईजिली क्या नहीं होती है, फूड आइटम्स के साथ रिएक्ट नहीं होती है, इसलिए उसको भरा जाता है। ठीक है। सो रैंसिडिटी हटाने के लिए यूज़ होता है और नाइट्रोजन उनको सेव भी रखती है क्योंकि वो उनसे रिएक्ट नहीं होती है। ठीक है। सो व्हेन ऑक्सीजन इज़ नॉट प्रेजेंट इनसाइड द पैक और रैंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स इज अवॉइडेड। ऐसे हम अवॉइड कर सकते हैं नाइट्रोजन का यूज़ करके। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन करना है हमको कोरोजन एंड रैंसिडिटी। हमने कोरोजन एंड रैंसिडिटी आपको पहले भी एक्सप्लेन करी है, इनके कुछ हमको फैक्ट्स बताए गए हैं। अवॉइड कैसे कर सकते हैं रैंसिडिटी, इसके बारे में भी बताया है, और कोरोजन को भी अवॉइड कैसे कर सकते हैं ये भी बताया है, बाय अप्लाइंग पेंट और कोटिंग। ओके, थैंक यू सो मच।